नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठ जाइए। सबसे बड़ी बात है, ये जो आपके चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में आपको टोटल रटना है। आंकड़े हैं, डाटा कलेक्शन है। डाटा कलेक्शन में आपको दे दूंगा, लिखा दूंगा। उस डाटा कलेक्शन के माध्यम से आपको रटना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। जब आपको फायदा मिल रहा है तो निश्चित तौर पर मैं ये चाहूंगा कि आपके माध्यम से अन्य स्टूडेंट्स को भी फायदा मिले। ठीक है, तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें। तो सबसे पहले मुख्य रूप से ये बताया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उस इंट्रोडक्शन में ये बताया था, मैं समरी थोड़ा सा बता देता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीन टॉपिक थे। बायोडाइवर्सिटी में आपको डेफिनेशन पढ़नी थी एडवर्ड विल्सन के अनुसार। दूसरा मुख्य रूप से आपको हाउ मच, कितनी डाइवर्सिटी डिस्कवर्ड हो चुकी है, ये पढ़ना था। फिर पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी, किस प्रकार से डाइवर्सिटी पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पढ़ना था। और इम्पोर्टेंस पढ़ना था। फिर लॉस ऑफ कंजर्वेशन, कि कंजर्वेशन कैसे होता है, कंजर्वेशन मुख्य रूप से क्यों, कैसे हुआ, कितना कंजर्वेशन हो चुका है, ये आपकी स्टडी होगी। और देन आप मुख्य रूप से कंजर्व करेंगे। क्या आपका मुख्य रूप से जो लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का, उसको तो पढ़ लिया। अब लेकिन उस लॉस को बचाना नहीं चाहेंगे तो उसको कंजर्वेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कंजर्वेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी। तो अब बायोडाइवर्सिटी में मुख्य रूप से आपको सबसे पहले, जैसे बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में क्या पढ़ना है आपको, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मतलब परिभाषा बायोडाइवर्सिटी की क्या होती है। प्रकृति में लाखों प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म से मतलब पेड़ पौधे, जंतु पाए जाते हैं। इनके शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो स्वाभाविक है कि नेचर में, एनवायरमेंट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। विभिन्न, क्या बोला मैंने, नेचर में या एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म अर्थात स्पीसीज पाई जाती हैं। इतनी अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण इनको मुख्य रूप से क्या कहा गया, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता कहा गया। यानी जीवों में विविधता पाई जा रही है। विविधता काय की है, शेप की है, साइज की है, स्ट्रक्चर की है। तो इस वजह से उसको क्या कह दिया, बायोडाइवर्सिटी के नाम से उसको जाना गया। क्लियर। पहली बात तो आप ये डेफिनेशन समझ लें। प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनके आकार, साइज एंड संरचना में पाए जाने वाले डिफरेंस को, विविधता को ही जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। क्या प्रकृति में, नेचर में, मुख्य रूप से एनवायरमेंट में एक ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं। भैया आप देख लीजिए, इतनी विविधता पाई जाती है स्पीसीज की, मुख्य रूप से आप सोच नहीं सकते। क्या बहुत सारी विविधता पाई जाती है। तो इन्हीं विविधता को किस में पाई जा रही है, ये लिविंग्स में पाई जा रही है, ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से इसको बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां मैं डेफिनेशन दूसरे रूप में लिखूं, इट इज द कंबाइंड, इट इज द कंबाइंड डाइवर्सिटी क्या, इट इज द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लेवल, it is the combined diversity of all level of biological organization, of biological organization। मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि जितने भी बायोलॉजिकल संगठन हैं,
आप देख लें, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से आपके क्या बना, इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से बायोम बना, बायोम से बायोस्फीयर बना। ये ऑर्गेनाइजेशंस लेवल है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस लेवल का मतलब यही है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इस लेवल पर मुख्य रूप से पॉपुलेशन देखिए, यानी विभिन्न प्रकार की स्पीसीज इस नेचर में, एनवायरमेंट में पाई जाती हैं, उनको सामूहिक रूप से कंबाइंड तौर पर करके मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल दे रही है, कितनी सारी स्पीसीज पाई जा रही है। एनसीईआरटी का जब पेज खोलोगे तो फर्स्ट पेज पे ही मुख्य रूप से ये एग्जाम्पल दिए गए, जैसे आंट्स यानी चींटियां, आंट्स मतलब चींटियां, चींटियों की मुख्य रूप से 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, 20,000 स्पीसीज मुख्य रूप से मिलती हैं। बीटल्स, क्या बीटल्स में मुख्य रूप से 1 2 3 3,000 30,000 लाख 3 लाख स्पीसीज पाई जाती है। कितनी स्पीसीज पाई जाती है, 3 लाख स्पीसीज पाई जाती है। फिश यानी मछली, मछली में मुख्य रूप से 28,000 कितनी स्पीसीज पाई जाती है, 28,000 स्पीसीज मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ऑर्किड, ऑर्किड में 20,000 स्पीसीज पाई जाती है। तो स्वाभाविक है, ये तो एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी दे रही है, ये एक एग्जाम्पल मात्र दे रही है आपकी एनसीईआरटी कि आंट्स की 20,000 स्पीसीज पाई जाती है, बीटल्स की मुख्य रूप से इतनी 3 लाख स्पीसीज पाई जाती है, फिश की 28,000 पाई जाती है, ऑर्किड की 20,000 स्पीसीज पाई जाती। यानी कि मुख्य रूप से ये कहा जाए, आंट्स में भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, ऑर्किड की भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। तो इतनी अत्यधिक संख्या में पाई जाती है, तो इन सभी को कंबाइंड रूप से ही मुख्य रूप से बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक है कि आपकी अब इसमें से कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधे सीधे मुख्य रूप से ये एक एग्जाम्पल दिया गया। अब बायोडायवर्सिटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। बायोडायवर्सिटी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है बच्चों, 3 प्रकार की होती है। अब इसके टाइप्स दे दिए जाएं तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जेनेटिक्स बायोडायवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल डायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी। ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। तो सबसे पहले जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, पूरा वर्ड में लिखूं, तो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या, जब जेनेटिक मैप में डिफरेंस हो, क्या एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति के जीवों के जीनों में होने वाली विविधता, एक ही स्पीसीज है ह्यूमन में, मान के चलिए, क्या ह्यूमन सभी एक जैसे हैं, ह्यूमन का क्या फेस एक जैसा है, ह्यूमन का क्या कलर एक जैसा है, क्या ह्यूमन की लंबाई एक जैसी है, क्या क्या ह्यूमन के बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर मुख्य रूप से। तो स्वाभाविक ये कहा जाता है कि इनमें जो जेनेटिक मैप 99.9% मान के चलिए मुख्य रूप से जेनेटिक कंडीशन सेम है, लेकिन 0.1% जेनेटिक मैप मुख्य रूप से प्रत्येक स्पीसीज की, एक ही जाति की स्पीसीज की डिफर होती है। उसी के आधार पर मुख्य रूप से एक ही जाति के ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंशिएशन पाया जाता है, ये डाइवर्सिटी पाई जाती है। चूंकि जेनेटिक मैप के कारण ये डाइवर्सिटी है, जेनेटिक मैप के कारण ये डाइवर्सिटी, इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में, एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली डायवर्सिटी को जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। जब स्वाभाविक है कि विशेष ध्यान, एक ही प्रजाति, एक ही जाति के जीवों, तो उनका जब जेनेटिक मैप डिफरेंट है, कलर के लिए है, स्ट्रक्चर के लिए है, या लंबाई के लिए है, या आकार के लिए, शेप साइज के लिए है,
तो जिसके कारण मतलब ये कहा जाता है उनकी जो समष्टि है, क्या जिस प्रजाति की जातियों की समष्टि में विविधता आ जाती है, जिस कारण से मुख्य रूप से एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों जीनों में होने वाली डाइवर्सिटी को ही जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जिस कारण, पूरा लिख दूं, जिस कारण उस प्रजाति के जाति के जीवों की पॉपुलेशन यानी समष्टि में डाइवर्सिटी आ जाती है। ये एग्जाम्पल दिए वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी की एग्जाम्पल है। यानी आंट्स की मुख्य रूप से इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, आंट्स की इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती है। जैसे आपकी एनसीईआरटी कह रही रायोवोल्फिया, एग्जाम्पल मैं मुख्य रूप से बता दूं आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। वोमिटोरिया यानी रायोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये हिमालय की चोटी पर पाया जाता है। अब हिमालय की चोटी धीरे धीरे इधर उधर है, तो स्वाभाविक है वहां इनमें भी अंतर पाया जाता है। रायोवोल्फिया के वोमिटोरिया नामक मुख्य रूप से प्रजाति पर भी बहुत सारी जातियां पाई जाती है, जिस कारण से उनकी विभिन्नता पाई जा रही है। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रही है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा मुख्य रूप से आपके जो क्या बोलते हैं राइस की मुख्य रूप से 50,000 स्पीसीज पाई जा रही हैं, वेराइटीज पाई जा रही। राइस की 50,000 50,000 वेराइटीज मुख्य रूप से पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी स्ट्रेन ऑफ राइस लिख लीजिए एग्जांपल दूसरा, डाइवर्सिटी स्ट्रेन ऑफ राइस कितनी 50,000 मुख्य रूप से बताया जाता है। एक एग्जांपल रायोवोल्फिया वोमिटोरिया का हो गया, दूसरा एग्जांपल डाइवर्सिटी स्ट्रेन ऑफ राइस 50,000 वैरायटी पाई जाती हैं। फिर 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज, मैंगो की मुख्य रूप से 1,000 वैरायटी पाई जाती है। ये आपकी मुख्य रूप से क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है। रायोवोल्फिया जो है, रायोवोल्फिया मुख्य रूप से क्या है, इसके द्वारा एक रेसिप्रेन, क्या इसके द्वारा मुख्य रूप से रेसरप्रेन बनाया जाता है, बनता है। यह रेसरप्रिन मुख्य रूप से क्या बीपी कम करने के काम में आता है, क्या बीपी कम करने के मुख्य रूप से काम में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है जो आपकी एनसीईआरटी बताती है। यानी कि सीधे सीधे ये एक पॉपुलेशन है, मान के चला जाए, क्या मान के चला जाए, ये एक ही जाति के जीव रह रहे हैं यहाँ पर, माना कि ह्यूमन रह रहे हैं, ये सभी बना दिए ह्यूमन रह रहे हैं। इनका जो जेनेटिक मैप है 99.9% सेम है, लेकिन 0.1% साइज, शेप, स्ट्रक्चर के लिए मुख्य रूप से डिफर है। तो उस कारण से ही मुख्य रूप से बहुत सारी जातियां पाई जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके दिया हुआ ये एग्जाम्पल तो दिए हैं कि आंट्स की इतनी स्पीसीज पाई जाती है, बीटल्स की 3 लाख पाई जाती है मुख्य रूप से आपके, और फिश की 28,000 पाई जाती है, ऑर्किड की इतनी पाई जा रही है। ऐसी मैंगोज की 1,000 वैरायटी पाई जा रही है। इधर आपकी डाइवर्सिटी स्ट्रेन ऑफ राइस की 50,000 मुख्य रूप से बताई गई। रायोवोल्फिया की मुख्य रूप से जो हिमालय की चोटी पर पाया जाता है उसकी भी बहुत सारी बताई गई। क्या तो स्वाभाविक है कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से इनके जेनेटिक मैप के कारण, इनका जो जेनेटिक मैप था वह 0.1% डिफर के कारण मुख्य रूप से ये कंडीशन उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब दूसरा, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाना पड़ेगा मुझे। लिया,
ये पहला नंबर मुख्य रूप से आपका कराया गया था, फर्स्ट नंबर बताया गया था, जो क्या था, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, यही था ना। अब मुख्य रूप से कौन सा नंबर बताया जा रहा है, अब आपका आता है दूसरा नंबर, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। क्या, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। स्पीशीज बायोडायवर्सिटी से क्या तात्पर्य, इस प्रकार की विविधता दो प्रजाति के बीच में पाई जाती है। विविधता दो प्रजाति अर्थात जाति के बीच पाई जाती है। क्या, एक विशेष क्षेत्र के अंदर उपस्थित प्रजाति के मध्य, विशेष मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीशीज पाई जाती है। अब मुख्य रूप से इनके बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है, एक ही जाति, एक ही प्रजाति या दो प्रजाति के मध्य के बीच का जो अंतर पाया जाता है, उसी को क्या कह दिया, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी कहा गया। क्या कहा गया, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत स्पीशीज बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न घाट्स हैज मोर स्पीशीज डाइवर्स। एक पर्टिकुलर मान ले वेस्टर्न घाट है, क्या वेस्टर्न घाट है, तो वहां मुख्य रूप से एम्फीबियंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एम्फीबियन, बहुत अधिक संख्या में एम्फीबियंस की बायोडायवर्सिटी है। किस पर, वेस्टर्न घाट पर। एग्जांपल लिख दूं मैं, वेस्टर्न घाट्स। आपकी एनसीईआरटी ये एग्जांपल कह रही है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है वेस्टर्न घाट्स हैज मोर एम्फीबियंस कंपेयर्ड कहां की तुलना में, मुख्य रूप से सीधे सीधे बताया गया, कहां की तुलना में, ईस्टर्न घाट। किस घाट के, ईस्टर्न घाट। यानी कि एम्फीबियंस मुख्य रूप से यहां भी पाए जा रहे हैं और इस जगह भी पाए जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट में भी पाए जा रहे हैं और यहां भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना में मुख्य रूप से इस प्लेस पर मोर एम्फीबियंस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, मोर एम्फीबियंस की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या है, वेस्टर्न घाट हैज मोर स्पीशीज, मोर यहां लिखना, वो नहीं लिखा डाइवर्सिटी वर्ड, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पूरा लिख दूं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस, ऐसे लिखा जाएगा, ऑफ एम्फीबियंस। क्या, सीधे सीधे मुख्य रूप से लिख दिया गया, वेस्टर्न घाट हैज मोर स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस। यानी कि मुख्य रूप से जैव विविधता वेस्टर्न घाट पर अधिक है, कहां की तुलना में, ईस्टर्न घाट की तुलना में। तो ये आपका एग्जांपल मुख्य रूप से एक वो दे रही है एनसीईआरटी स्पीशीज बायोडायवर्सिटी में। तीसरा नंबर मुख्य रूप से आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। अब ये सुन लीजिए भैया, ये क्या होता है, आप ये तो जानते ही हैं कि कम्युनिटी किसे कहते हैं। इसी को मान ले, यही मैं डायग्राम बना हुआ है, तो मैं दूसरा नहीं करना चाहूंगा। डायग्राम मेरी नजर में ये डायग्राम है, समझाने के दृष्टिकोण से ये डायग्राम ही है। यहाँ ये डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, क्या, उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहा जाता है। अब स्वाभाविक है, कम्युनिटी का एक बायोटिक फैक्टर से इंटरेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। अब अपनी पृथ्वी पर बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, ये सभी इकोसिस्टम मिलकर बायोम्स बना रहे हैं, यानी बहुत सारे बायोम्स मिलकर बायोस्फीयर बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है, एक इकोसिस्टम में
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। यानी एक इकोसिस्टम के अंतर्गत एक लैंड फॉर्म नहीं होता, बहुत सारे लैंड फॉर्म होते हैं। क्या? बहुत सारे लैंड फॉर्म होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। एक इकोसिस्टम यहां मान के चलीजिए कि यही आपका इंटरेक्शन एबायोटिक फैक्टर से हो रहा है। तो अब ये लैंड फॉर्म अलग है, 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 ये लैंड फॉर्म अलग है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ मुख्य रूप से जो लैंड फॉर्म पाया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म पाया जाता रहा, इस पर वनस्पति कुछ और पाई जाती है। केरल में चले जाओ, केरल में मुख्य रूप से प्लांटेशन कुछ और प्रकार का होगा। क्या? साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, चारों तरफ आप चले जाओगे तो वहां प्लांटेशन आपको डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का मिलेगा। ऐसी ऑर्गेनिज्म भी मुख्य रूप से इन रीजन्स में अलग अलग मुख्य रूप से, यानी एनिमल्स भी अलग अलग मुख्य रूप से मिलते। तो इस प्रकार किसी पारिस्थितिकी में जो विविधता पाई जाती है, इस प्रकार किसी इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसी डाइवर्सिटी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए, चलिए मैं बोल देता हूं कि एक इकोसिस्टम में कई लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। लिख लो भैया, देखो काम आ जाएगा ये आपके। एक मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लंबी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। एक इकोसिस्टम में कई लैंड फॉर्म पाए हो सकती हैं, जिससे एक इकोसिस्टम में कई लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं जिससे जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो होते हैं या पाए जाते हैं, ग्रो होते हैं या पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की डाइवर्सिटी, इस प्रकार की डाइवर्सिटी को ही इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इस प्रकार की डाइवर्सिटी को ही इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तीन प्रकार की साइंटिस्ट बता रहे हैं, ये तीन प्रकार की साइंस आपके, हालांकि मैं बता दूं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ टाइप्स, लेकिन मैं तब भी बताना चाहूंगा थोड़ा सा। अल्फा, बीटा और गामा, तीन प्रकार की इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को बताया गया है। अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा। तो स्वाभाविक है कि ये क्या होती है अल्फा, बीटा, गामा? यह विविधता एक समान आवास में, जब मुख्य रूप से एक ही हैबिटेट है, यानी एक जगह ऐसा आवास है जहां टेम्परेचर, मौसम सभी मुख्य रूप से समान है, तो वहां जो डिफरेंशिएशन पाया जाता है, वहां जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उस डाइवर्सिटी को ही मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? अल्फा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्लियर? यह विविधता एक समान आवास में पाए जाने वाले एक समुदाय के जीवों के बीच पाई जाती है। सीधे सीधे ये कहा जाए, यह विविधता एक आवास में पाए जाने वाले विभिन्न समुदाय, मतलब एक समुदाय के जीवों के बीच में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये आप मुख्य रूप से मान लीजिए अल्फा, यानी सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या कह दिया जाए, इसे आंतरिक यानी इंटरनल बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। इसे इंटरनल बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना, क्यों? क्योंकि एक ही आवास के जीवों में मुख्य रूप से विभिन्नता पाई जा रही। ये कैसे हो गया? तो इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल कहा जाता है, इंटरनल बायोडाइवर्सिटी। फिर आता है दूसरा बीटा बायोडाइवर्सिटी, बीटा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ये ऐसी विविधता आवास में परिवर्तन यानी हैबिटेट है। आप मुख्य रूप से जिस प्लेस पर रह रहे हैं, साउथ में रह रहे हैं, साउथ में गर्मी अधिक पड़ रही है, वहां से मुख्य रूप से जाकर किसी दूसरे प्लेस पे जाएं, क्या? तो इस कारण से जो डाइवर्सिटी डेवलप होती है उस ऑर्गेनिज्म में, जो एक प्लेस हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में गई, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जा रही है, जिस कारण से मुख्य रूप से डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? बीटा कहा जाता है। देखिए, एक ही हैबिटेट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच, ये
एक हैबिटाट से, हैबिटेट मतलब हैबिटाट, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटाट में जाने के कारण, क्या इसको इंटरनल कह दिया, मतलब ये एक जगह रह रहे थे, अब यहां से मुख्य रूप से किसी दूसरे प्लेस पर पहुंच जाए, इस प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर पहुंच जाए, तो यानी आवास में परिवर्तन आ गया, क्या आवास में परिवर्तन आ गया, तो उस कारण से मुख्य रूप से ये यानी हैबिटेट में परिवर्तन आ गया, उस कारण से जो डायवर्सिटी पाई जाती है उसको ये कहा जाता है। फिर गामा, एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने सभी प्रकार के आवास स्थानों में जातियों की प्रचुरता, एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया है भाई, क्या एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें पाए जाने वाली एक भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के हैबिटाट, सभी प्रकार के हैबिटाट स्थानों में जातियों की प्रचुरता को प्रदर्शित करता है। एक ज्योग्राफिकल एरिया के सभी प्रकार के हैबिटाट में जातियों की प्रचुरता को मुख्य रूप से ये गामा प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से क्या हुआ, सीधे सीधे इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी सबसे सिंपल है, एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते, डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पाए जाते हैं, क्या एक इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम का ये यहाँ नॉर्थ में चले जाओ अलग इकोसिस्टम होंगे, साउथ में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, तो एक इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के एरिया होंगे, विशेष क्षेत्र मुख्य रूप से पाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, एक लैंड फॉर्म ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये, तो यहाँ की जो उस लैंड फॉर्म की जो स्पीसीज होगी वो डिफर होगी, डिफरेंट होगी, उसी को क्या कह दिया, इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी कहा गया। ये तीन प्रकार का यानी अल्फा बीटा गामा। अल्फा में मुख्य रूप से बताया एक ही हैबिटेट में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की जो फिर हैबिटेट परिवर्तन के कारण तो बीटा कह दिया गया, क्या कह दिया, बीटा मुख्य रूप से कह दिया, और एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के हैबिटेट स्थानों में जो जातियां प्रदर्शित होती उसी को गामा कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपको क्या डेफिनेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से इतना पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन बताई और बायोडायवर्सिटी के टाइप्स बताए, क्लियर। तो पहली चीज तो मुख्य रूप से ये होता है। अब आता है आपका हाउ मच, कितनी स्पीसीज को मुख्य रूप से आज आप डमरू बजा चुके हैं, मतलब कितनी स्पीसीज को मुख्य रूप से विश्व में खोजा जा चुका है, ऑर्गन कितनी पाई जाती है, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाने जाऊं तो आपकी एनसीईआरटी में मुख्य रूप से जो हेडिंग है उसी हेडिंग के हिसाब से चलूं, हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया, मतलब ये कह रहा है कि आपकी अर्थ पर मुख्य रूप से, अर्थ मतलब वर्ल्ड, अर्थ का मतलब हुआ वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज को खोजा जा चुका है और इंडिया में मुख्य रूप से कितनी स्पीसीज को खोजा जा चुका, ये पढ़ेंगे। तो वही लिख दूं, हाउ मच बायोडायवर्सिटी डू यू हैव, देखिए तो आप डेफिनेशन पढ़ चुके, तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ रहा है हाउ मच, क्या हाउ मच से काम चल जाएगा कि पूरा लिखना पड़े, बायोडायवर्सिटी डू यू हैव, तो यहां मैं मुख्य रूप से बताना चाहूंगा सीधे सीधे दो प्रकार के, ये तो अपना इंडिया है, इंडिया पर भी गर्व कर ले भाई, इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया की नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, और ये क्या है, वर्ल्ड है, मतलब विश्व की भी जानना है, विश्व की भी जानना है और अपने भारत की भी जानना है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से IUCN एक संस्था है, क्या IUCN एक संस्था है, ये मुख्य रूप से संस्था मुख्य रूप से बताती है कि 2000 में मतलब आपके 2004 में इस संस्था ने मुख्य रूप से 2004 में मुख्य रूप से कुछ बताया था। सबसे पहले तो इस संस्था का पूरा नाम आना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, लिख दूं क्या, इंटरनेशनल
यूनियन फॉर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, लिखिए कंजर्वेशन ऑफ, लिख लिया, जल्दी लिखें, लिख लिया क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये मुख्य रूप से इकाई की IUCN की फुल फॉर्म है, जो आपको हर हालत में रटना है, कभी कभार पूछ इसने मुख्य रूप से, इस संगठन ने 2004 में मुख्य रूप से आंकड़े प्रस्तुत किए थे, क्या अपने 2004 में मुख्य रूप से अपना डाटा प्रस्तुत किया था। इनका डाटा क्या कहता है ये देख लें, अभी मैं पूछूंगा बच्चों सभी को इसकी फुल फॉर्म। इनका डाटा ये कहता है कि 1.5 मिलियन, यानी कि अपने यहां क्या कह सकते हैं, 15 लाख, 1.5 मिलियन, इसको दूसरी भाषा में मैं लिखता हूं, चलिए, मोर देन वर्ड उपयोग करूंगा, मोर देन 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख से अधिक। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के एक चैप्टर में 17 लाख लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ, 1.7 मिलियन लिखा हुआ, यानी 17 लाख लिखा है, तो इसका मतलब यही हो गया 1.5 से अधिक है, यानी 17 लाख के लगभग मुख्य रूप से स्पीसीज आर डिस्कवर्ड। स्पीसीज ये दिखाई दे रहा है, तो स्पीसीज मुख्य रूप से क्या हो चुकी है, खोजी जा चुकी है। कितनी स्पीसीज खोजी जा चुकी है, इतनी स्पीसीज की खोज की जा चुकी है। अब लेकिन तो स्वाभाविक ये कहा जाए, एस्टिमेटेड, क्या एस्टिमेटेड टोटल नंबर स्पीसीज कितनी है, तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट मे वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक ये कहते थे कि अभी पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड होना शेष है। बोलिए, मतलब के 1.5 मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं केवल, और 7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड होना शेष है, यानी कि क्या किया जाए, कह दिया जाए 22% टोटल स्पीसीज का 22% ही अभी डिस्कवर्ड हुई हैं। कितनी डिस्कवर्ड हुई हैं, 22% डिस्कवर्ड हुई हैं, तो ये भी लिख दीजिए। आता है अभी तक सिर्फ 22% स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है। 22% टोटल स्पीसीज कितनी है, यानी ये स्वाभाविक है, 7 मिलियन का मतलब 70 लाख स्पीसीज खोजी जानी शेष है। ये कौन कह रहा है, रॉबर्ट मेयर वैज्ञानिक कह रहे हैं। क्या एस्टिमेटेड टोटल नंबर कितना है, इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 मिलियन स्पीसीज अभी डिस्कवर्ड होना शेष है, यानी कि 8.5 या 8.7 है, इसकी टोटल 22% स्पीसीज मुख्य रूप से डिस्कवर हो पाई है। ये ऐसा मुख्य रूप से बताया जा रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कर लिख लीजिए, स्पीसीज इन्वेंट्री ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में अधिक स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं।
तुलना में ट्रॉपिकल के कल फॉरेस्ट की तुलना में, ये क्या लिख दिया भाई, ये मैंने क्या लिख दिया, स्पीसीज इन्वेंटरी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट इन, क्या, स्पीसीज इन्वेंटरी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। स्पीसीज इन्वेंटरी डिस्कवर्ड मोर टेम्परेट, स्पीसीज इन्वेंटरी लिख लीजिए आप जल्दी से, स्पीसीज इन्वेंटरी ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, स्पीसीज ऑफ इन्वेंटरी टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या वही मैंने लिखा हुआ है, टेम्परेट फॉरेस्ट में अधिक स्पीसीज खोजी जा चुकी, मतलब कंप्लीट हो चुकी हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ऐसा क्यों? स्वाभाविक है कि टेम्परेट रीजन यानी कि कोल्ड वाला रीजन और ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है वह ठंड वाला रीजन है। एक मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। इधर बन जाएगा, इधर दिखाई दे रहा है क्या आपको? इधर देखो मैं बनाना चाह रहा हूं, ये है, ये क्या है आपकी इक्वेटर लाइन है, ये सभी को पता है, ये वाली लाइन इक्वेटर, ये वाला जो एरिया है ये एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। इस एरिया को सनलाइट सबसे अधिक मिल रही है, जहां सनलाइट अधिक मिलेगी तो वहां वनस्पति अधिक होंगी, वहां वनस्पति अधिक होंगी। जब वहां जहां वनस्पति अधिक होंगी, जहां खाने की सुविधाएं अच्छी होंगी, तो वहां एनिमल्स की स्पीसीज भी अधिक होंगी। ये आपको फॉर्मूला सबको पता है भाई, ये फॉर्मूला सबको पता है। अब इसके ऊपर जाते जाएंगे, जितना इससे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो वहां ठंड बढ़ती जाएगी, टेम्परेट होता जाएगा, यानी कि टेम्परेट रीजन, टेम्परेट वहां पाए जाने वाले फॉरेस्ट को टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है। तो उस स्थान पर वनस्पति कम पाई जाएगी। सपोज दैट के मुख्य रूप से इस एरिया में 200 स्पीसीज हैं और इन एरिया में 100 स्पीसीज है। तो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी ये वाला जो फॉरेस्ट है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है और यहाँ जो वनस्पति पाई जा रही है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो इस फॉरेस्ट का काम लगभग खत्म हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। किसकी तुलना में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तुलना में खोजना। क्यों हो चुका है? क्योंकि मुख्य रूप से परसेंटेज एरिया तो ऑटोमेटिकली ज्यादा निकलेगा। यहाँ 100 में से मान लीजिए आपकी 70 या मतलब ये कह दिया जाए 80% स्पीसीज को डिस्कवर किया जा चुका है टेम्परेट में, और जबकि यहाँ मुख्य रूप से कितनी हुई होंगी? 40% स्पीसीज डिस्कवर हुई। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है कि यहाँ अधिक भी तो है, यहाँ अधिक भी, यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, यहाँ 80% हो रही है, तो उसका आधा ही तो हो पाई होंगी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि टेम्परेट एरिया जो है, टेम्परेट एरिया की मुख्य रूप से स्पीसीज को अधिक खोजा जा चुका है कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया का, कंपेयर टू ट्रॉपिकल एरिया, यानी स्पीसीज इन्वेंटरी टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल, यानी कि वहां का काम कंप्लीट लगभग खोजना होने वाला है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया का अभी चलना है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में अत्यधिक स्पीसीज पाई जाती हैं। ये आपका मुख्य रूप से क्या होता है ये। अब इससे ध्यान रखें कि ये जो आपको चीज बताई गई है, एक चीज मैं यहाँ स्पेशली कहना चाहूंगा कि ये जो बताई गई है, यहाँ आप विशेष ध्यान रखें कि जो मोर देन 1.5 मिलियन कह रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक्स एनिमल्स को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रोकैरियोट्स आर नेवर इंक्लूड इन दिस काउंट, इसमें प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दिखाई दे रहा है क्या? यहां मैं लिख दूं प्रोकैरियोट्स नेवर इंक्लूड्स, दिखाई दे रहा है ना कि वैसे लिखते जा रहा हूं, इन दिस काउंट, इस नंबर में मुख्य रूप से प्रोकैरियोट्स की संख्या नहीं है, नहीं तो सब पता ही नहीं चलेगा कि कितनी संख्या हो गई। तो इसको पहले एक स्क्रीनशॉट देखिए। अभी तक मैंने क्या बताया इसमें? अभी तक मैंने बताया क्या, हाउ मच में क्या बताया? सीधे सीधे एक संस्था का नाम बताया जिस संस्था को IUCN कहा जाता है, इंटरनेशनल
देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा। इंटरनेशनल, बोलो मेरे साथ, देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 10 बार लिख लीजिए, अपने आप हो जाए। इस संस्था ने ये कहा 2004 में, कहा 2004 में कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी। आपकी एक जगह एनसीईआरटी ये भी कहती 1.7 हो चुका, तो मोर देन में लगभग 17 लाख होगा ये, क्या 1.7 मान लीजिए। तो एस्टिमेटेड डिस्कवर करना कितना था रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन, यानी 70 लाख। तो स्वाभाविक है कि मतलब 70 लाख अभी खोजी जानी शेष है, और खोजी गई है मात्र 17 लाख के लगभग। तो स्वाभाविक है ये कंडीशन 22% बनी कि 22% ही। फिर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि टेम्परेट रीजन का काम लगभग कंप्लीट होना है, खोजा जाना, और ट्रॉपिकल का भी बचा है। तो वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया, क्यों रह गया, क्योंकि स्वाभाविक है टेम्परेट रीजन में ठंड पड़ रही, वहां वनस्पति कम थी, वहां मुख्य रूप से प्रकाश कम पहुंच रहा था, इस वजह ट्रॉपिकल एरिया में प्रकाश अधिक पहुंच रहा था, तो वहां बायोडाइवर्सिटी अधिक थी, इस वजह से मुख्य रूप से उसका काम धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि एक छोटा सा स्पेस मिल जाए, आपको दे दिया जाए एक जोड़ी, मतलब 2 बीघा जमीन दे दी जाए और एक को 1 बीघा दे दी जाए, और स्वाभाविक है एक जोड़ी बैल दे दिया, आप जोतो, तो भाई स्वाभाविक एक जोड़ी बैल 1 बीघा को जल्दी जोतेगा, और एक जोड़ी बैल 2 बीघा को भी उसी स्पीड पे जोड़ेगा, तो परसेंटेज जोतना किसका हो गया, 1 बीघा का लगभग कंप्लीट होने वाला, 2 बीघा का 1 बीघा बचेगा। तो वही चीज कहा गया कि टेम्परेट रीजन में स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की कम पाई जा रही है, इस वजह से वहां का काम समाप्ति की ओर है, जबकि ट्रॉपिकल का काम, क्योंकि वहां बायोडाइवर्सिटी अधिक है, क्योंकि वहां सनलाइट सीधे मिल रही है, क्या सनलाइट मिल रहा है, तो इस वजह से वहां का काम कंप्लीट होना भी शेष है। रॉबर्ट मे ने कह दिया कि सीधे सीधे ये पाई जा रही है टोटल बेन। अब प्रोकैरियोट्स नेवर इंक्लूड इन दिस काउंट, विशेष तौर पर प्रोकैरियोट्स को इस काउंट में शामिल नहीं किया गया है। इसको चलिए, अब मैं इस डाटा को मिटा रहा हूं, दूसरी चीज लिखने जा रहा हूं। IUCN की फुल फॉर्म में नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि आपको याद यही करनी है, विशेष ध्यान देना। अब मुख्य रूप से वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, 70% ऑफ ऑल डिस्कवर्ड, अगली बात, 70% ऑफ ऑल डिस्कवर्ड स्पीसीज एनिमल, यानी जितनी खोजी गई हैं उनमें से 70% तो स्पीसीज किसकी हैं, एनिमल्स की हैं। स्पीसीज आर एनिमल, जो खोजी गई उसमें से 70% स्पीसीज किसकी हैं, एनिमल की हैं। अब ये जो एनिमल की खोजी गई उसमें से भी 70% स्पीसीज किसकी हैं, इंसेक्ट की हैं। किसकी है, 70% स्पीसीज किसकी खोजी जा चुकी है, स्पीसीज की, मतलब खोजी जाने में से 70% तो एनिमल की, यानी कि 30% ही सिर्फ प्लांट और फंगस जो है वह है। अब उनमें से भी मुख्य रूप से 70% स्पीसीज में से भी मुख्य रूप से क्या हो गया, इंसेक्ट खोजे जा चुके हैं। अब जो मुख्य रूप से शेष बचता है प्लांट, और आपकी एनसीईआरटी कह रही प्लांट एंड फंगस, यानी फंजाई, प्लांट एंड फंगस, यानी ये 22% खोजी जा चुकी हैं। तो प्लांट इसमें समाहित है, फंगस इसमें समाहित है, तो 70 और 22 कितना हो गया, एस्टिमेटेड 92%, यानी 8% बची है। तो 8% के अंदर मुख्य रूप से प्रोटिस्ट एनिमल आ गया। क्या आ गया, प्रोटिस्ट आ गया। तो इस प्रकार से आपका 100% जो अभी तक खोजी जा चुकी है वो ये है आंकड़े, ये वर्ल्ड के आंकड़े हैं। ये कहां के आंकड़े, वर्ल्ड के आंकड़े हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है, क्या, इसके अलावा मुख्य रूप से ये भी कहा जाता है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से ये आपके जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े एनसीईआरटी बता रही है। विशेष ध्यान रखना, आंकड़े ये कौन बता रही है, एनसीईआरटी, लेकिन अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स को आप स्टडी करेंगे तो हाँ आंकड़े अलग है, लेकिन चूंकि आपको नीट देना है, आपको नीट एग्जाम डॉक्टर बनना है, तो आपको एनसीईआरटी के आंकड़े ही रटने होंगे।
इसके अलावा किसी पब्लिकेशन की बुक को पेज फाड़ के फेंक दीजिए, ये कह दिए नहीं एनसीईआरटी कह रही है 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन ही खोज किया जा सके, 1.7 से अभी तक नहीं। एस्टिमेटेड रॉबर्ट में ये कह रहे हैं कि नहीं 70%, मतलब अभी सॉरी 7 मिलियन यानी 70 लाख खोजी जानी और शेष यानी 22%, कोई क्या 25% लिखा है उस बुक्स में सर, आप कह रहे हैं 20, नहीं जो कह दो एनसीईआरटी में 22 लिखा है, मैं तो 22 ही करके आऊंगा, ऐसे कौन है आप, तो समझ में आएगा नहीं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सटीक जवाब दे सकते हो। और जो खुद खुद कुल जो खोजी गई उसमें से 70% एनिमल और उसकी भी 70% मुख्य रूप से इंसेक्ट, एनिमल में भी इंसेक्ट की खोज सबसे ज्यादा मुख्य रूप से हो चुकी है। तो प्लांट फंगस कितना है, केवल 22% है। प्लांट और फंगस कितना है, केवल 22% है। विशेष तौर पर आप ये ध्यान में रखना, ये वर्ल्ड के आंकड़े ये नोट कर लीजिए, आपको 100% मुख्य रूप से ये रटने पड़ेंगे, तो नोट कर लीजिए। फिर आपको इंडिया के आंकड़े बताए जाते हैं। चलिए जल्दी कर लिया, इसको मिटाल दूं मैं, चलिए अब आ जाओ इंडिया के आंकड़े पर। भाई भारत क्या कह रहा है, भारत देश में आप और हम लोग रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत का तो पूछा ही जाएगा। क्या नीट में डॉक्टर बनना है भारत के लिए, तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो इंडिया के आंकड़ों पर आप और हम लोग एक नजर डालते हैं। क्या इंडिया के आंकड़ों पर आप और हम लोग नजर डालते हैं कि स्वाभाविक है ओनली 2.4% एरिया इंडिया में है। वर्ल्ड का, विश्व का जो ये एरिया है, ये विश्व का एरिया है। क्या यानी कि ये एरिया एक बनाया गया, इसका मात्र 2.4% एरिया आप और हम लोगों के पास है। 2.4% एरिया आप और हम लोगों के पास है। क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज कह रही है एनसीईआरटी 8.1% बायो डायवर्सिटी पाई जाती है। 8.1% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस कंट्री में। विशेष तौर पर ध्यान, टोटल में मुख्य रूप से 100 में से 8.1% अपने पास है बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। ठीक है, फिर आपका बताया जाता है लगभग बायोडाइवर्सिटी पाई गई नियरली 45, मतलब 45,000 प्लांट्स पाए जा रहे हैं। नियरली का मतलब लगभग, लगभग अबाउट समथिंग 45,000 प्लांट स्पीसीज पाई जा रही। एनसीईआरटी यही कह रही है इसका डबल, इसका डबल एनिमल स्पीसीज पाई जा रही हैं, इसका डबल मुख्य रूप से एनिमल स्पीसीज पाई जा रही है। तो स्वाभाविक एक आप आइडिया लगा ले, 45 दूनी 90, 90 की जगह 1 लाख भी कह सकते हैं, 90,000 1 लाख के लगभग मुख्य रूप से एनिमल स्पीसीज इंडिया में पाई जा रही हैं। एक चीज मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है, क्या ये एनसीईआरटी करी, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा हूं, अदर किसी के नहीं, ये विषय ध्यान, एस्टिमेट 1 लाख, मतलब इधर ये भी कह रहे हैं 1 लाख plant species and 3 lakh एनिमल स्पीसीज। ये अब ये समझ में नहीं आया कि एनसीईआरटी के आंकड़े देखो 45 के डबल 90 या 1 हो सकते थे, तो यहां एस्टिमेटेड में 1 लाख है, 1 लाख है कि नहीं, तो 1 लाख का कितना होता, डबल 2 लाख होता। लेकिन आप रट लीजिए कि आपकी एनसीईआरटी कह रही है 3 लाख एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है, 3 लाख स्पीसीज पाई जाती है। एक चीज बहुत बड़ी और लिखनी है, वो यहां मैं अलग से लिख रहा हूं कि वन ऑफ द, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वन ऑफ द 12 मेगा, मैं बड़ा बड़ा इसी वजह से लिख रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में इंडिया
का नाम शामिल है। यानी कि वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्रीज है, उसमें इंडिया समाहित है। क्लियर? तो ये आप मुख्य रूप से इंडिया के आंकड़े हैं, वह याद कर लो। अब प्रश्न उठता है कि इसमें बायोडायवर्सिटी में दो चीजें बची, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, किस प्रकार से एरिया बाय डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि आपको ध्यान होगा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर जाते चले गए, जैसे नॉर्थ पोल बताया था, साउथ पोल बताया था, बीच का एरिया जो था वो इक्वेटर था। चलो डायग्राम द्वारा बता देते हैं, क्या डायग्राम के द्वारा ही मुख्य रूप से बताना पड़ेगा। तो इसको जरा आप, और इंपोर्टेंस बचा, क्या बचा? इंपोर्टेंस। तो ये दो पार्ट है, वो मुख्य रूप से इसको आप उतार लीजिए, फिर उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, लिख लिया भाई? अरे स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लिखने में टाइम लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो आपको वर्ल्ड का मैंने बता दिया कि वर्ल्ड में टोटल कितनी मतलब स्पीसीज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं, मोर देन 1.5 मिलियन, यानी कि 15 से लाख से ऊपर, 15 लाख से ऊपर से मतलब है कि आपकी एक जगह एनसीईआरटी शुरुआत में बोल रही कि 17 लाख, 1.7 लाख, तो वही 15 लाख से ऊपर हो गया 17 लाख। तो इस प्रकार से वहां इंडिया में आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप और हम लोग इंडिया के निवासी हैं, तो इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये, अब इसको मैं मिटाल दूं भाई। अब देखिए आपने देखिए तीन चीजें चल रही थी, बायोडायवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो आपने बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, और हाउ मच बायोडायवर्सिटी डू यू हैव, मतलब हाउ मच कितनी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, ये भी पढ़ लिया। अब आता है इम्पोर्टेंस पढ़ना है, और इसमें इम्पोर्टेंस के बाद दूसरी चीज है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, पैटर्न उसका पढ़ना है। तो पहले इम्पोर्टेंस पढ़ लेते, डिस्ट्रीब्यूशन को मैं अलग पार्ट लेकर पढ़ाऊंगा, पहले इम्पोर्टेंस थोड़ा छोटा सा है तो उसको पढ़ लेते, तो जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं अलग पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ओम शाई नमो नमः, शिरडी शाई नमो नमः, जय जय शाई नमो नमः। तो बायोडायवर्सिटी में आपने क्या पढ़ा, अभी डेफिनेशन हो गई आपकी, क्या हो गई बच्चों? डेफिनेशन हो गई। हाउ मच हो गया, हाउ मच से मतलब कितनी संख्या में पाए जाते हैं। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बचा हुआ है, और इंपोर्टेंस यानी महत्व बचा हुआ है। तो मैं ये आपको अलग पार्ट लेकर बनाकर बता दूंगा, ये अलग पार्ट में पढ़ना है। ये इंपोर्टेंस है, ये जो है वो अभी कवर हो जा रहा है क्योंकि समय अब खत्म होने वाला है। तो सिर्फ मैं आपको इंपोर्टेंस यहाँ पढ़ा देता हूँ, और पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे कभी टर्न ले लेंगे, कल टर्न, उस टर्न में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्टेंस, थोड़ा सा इसमें इंक डालने का प्रयास करूँ क्योंकि इंक इसकी गड़बड़ कर रही है। चलिए रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो इंपोर्टेंस आपका बताते, महत्व क्या है बायोडायवर्सिटी का। बायोडायवर्सिटी के महत्व को दो साइंटिस्ट ने बताया था, दो साइंटिस्ट ने बताया था। एक तो डेविड, कौन से वैज्ञानिक थे? डेविड टिलमैन वैज्ञानिक थे,
और एक थे पॉल एहरलिख, ये वैज्ञानिक थे। डेविड टिलमैन और पॉल एहरलिख वैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से इसके इंपोर्टेंस को बताया। इनका इंपोर्टेंस के बारे में मुख्य रूप से क्या बताते हैं, सबसे पहली बात तो आप इसकी महत्व को देखते हैं। क्या बताया जाता है, इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट का मतलब आप जानते हैं पर्यावरणविद। इकोलॉजिस्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, पर्यावरणविद के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट, क्या, इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट हायर डाइवर्सिटी हायर दिखाई दे रहा है, हायर डाइवर्सिटी लीड्स टू ए more stable कम्युनिटी, मोर स्टेबल कम्युनिटी। सीधे सीधे मतलब ये कहा गया, इसमें दो बातों का ध्यान रखें। हायर डाइवर्सिटी होगी जहां, वहां हमेशा कम्युनिटी जो है वह स्टेबल फेज में रहेगी। किस कंडीशन में रहेगी, बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगी, स्टेबल कंडीशन में मुख्य रूप से रहेगी। यानी कि ए स्टेबल कम्युनिटी। अब ये क्या होता है, ये देखिए, ए स्टेबल कम्युनिटी should not show too much variation in productivity from ईयर टू ईयर। सीधे सीधे मुख्य रूप से कह दिया गया, क्या, वैज्ञानिक जो थे उन वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से सीधे सीधे कहा कि ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो, यहां डबल लिख गया, शुड नॉट भी डबल लिख गया, शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इकोलॉजिस्ट ये कहते थे कि जितनी हायर डाइवर्सिटी होगी उसकी कम्युनिटी उतनी ही स्टेबल होगी, उतनी ही स्थिर रहेगी। तो इस स्थिर रहने के मुख्य रूप से जो थे वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से जो अपने अपने तर्क देने का प्रयास किया। तो क्या मुख्य रूप से बताया जाता, लेस, फर्स्ट पॉइंट, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। आप लोग देखते हैं कि जैसे कि बायोमास का मतलब उसका जैविक भार क्या है। आज मतलब किसी कम्युनिटी या किसी जगह की मुख्य रूप से, जैसे एक आइडिया लगाया, भेड़, सीप है या बफेलो का लगा ले या किसी का भी लगा ले, उसका जो बायोमास है एक वर्ष में मुख्य रूप से क्या है, सपोज दैट कहा जाए कि 20,000 है किलोग्राम, 20,000 किलोग्राम है। अब वो संतान पैदा करेगी, ये संतानें पैदा करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से जो अगले साल जो बायोमास होगा वो उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वह मुख्य रूप से 20,000 से बढ़कर मुख्य रूप से कितना हो गया, 20,000 से बढ़कर वह कितना हुआ, 25,000 हो गया। तो ये जो 5,000 जो आया वह मुख्य रूप से उसका बायोमास आया। तो अब ये नहीं है पता चला अगली साल जाके एकदम कुछ बायोमास इंक्रीज नहीं हुआ, फिर अगली साल जाके फिर 50,000 हो गया, इस प्रकार से नहीं।
वह एक प्रिडिक्ट कंडीशन में, मतलब एक निश्चित कंडीशन में ही मुख्य रूप से उसका बायोमास इंक्रीज होता है। तो वहां स्थिति मुख्य रूप से कैसी बनी रहती है, स्टेबल कम्युनिटी बनी रहती है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, रेसिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का मतलब एक्जोटिक स्पीसीज, यानी जो बाहर से लाई गई है, मतलब वहां नहीं पाई जाती थी, वहां नहीं पाई जाती थी, उनको बाहर से लाया गया, उनको कहते हैं एलियन स्पीसीज इनवेशन। यानी कि ये कंडीशन भी मुख्य रूप से उसको गड़बड़ नहीं कर सकती है। फिर तीसरा मुख्य रूप से आता है रेसिस्टेंस टू अदर डिस्टरबेंस like natural and man-made। ठीक है। तो ये इकोलॉजिस्ट मानते थे कि वास्तव में स्टेबल कम्युनिटी के लिए ये तीन बातें होती हैं। तो सबसे पहले मुख्य रूप से डेविड टिलमैन ने इन पर क्या बोला। डेविड टिलमैन वैज्ञानिक थे, ये क्या कहते थे, इनका मानना था कि मुख्य रूप से इन्होंने आउटडोर जाकर 3 प्लॉट्स परचेज किए, मतलब 3 प्लॉट लिए। 3 प्लॉट से मतलब आउटडोर से मतलब है कि घर के बाहर जो भी इनके मुख्य रूप से एक एरिया ले लिया, उस एरिया को ABC नाम दे दिया, 1 2 3 नाम दिया, क्या 1 2 3 नाम दिया, और उस एरिया को देखा, उस एरिया में मुख्य रूप से देखा। तो इन्होंने जैसे डायग्राम आपका जैसे यहां मैं बना दूं, देखिए एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट और तीसरा प्लॉट, ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग है, डेविड टिलमैन के अकॉर्डिंग। डेविड टिलमैन के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से कंडीशन। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं अलग से लेकर बताऊंगा। पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, जरा ले लिया, चलिए मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए, ये जो 3 बातें जो बताई गई थी, उनके लिए डेविड टिलमैन साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन। तो डेविड टिलमैन के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया, आउटडोर आउटडोर 3 प्लॉट्स दिए। तो देखें, 1 2 और 3, 1 2 3, ये मुख्य रूप से दिए। इन प्लॉट्स को हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, ये क्या कहते थे, इन्होंने 3 प्लॉट्स लिए और देखा कि जिस प्लॉट की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, जिस प्लॉट की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसकी ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, उसकी ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी कैसी रहती, कांस्टेंट रहती है। तो लिख दिया जाए, यही बात जो मैं कह रहा हूं, यही बात लिख दिया जाए। चलिए, 3 प्लॉट लिए, और देखा कि जिस प्लॉट की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसकी ईयर टू ईयर, पहले ये हटा दूं, बाद में यहां नीचे बना दूंगा, ईयर टू ईयर
प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है। प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। सपोज दैट यही लो ना, ये एक प्लॉट, ये घर से बाहर इन्होंने 3 प्लॉट का निरीक्षण किया, 1 2 3। इन्होंने 3 प्लॉट में ये देखा, क्या देखा? देखा कि जिस प्लॉट की स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसी रहेगी? ज्यादा है। स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा, वहां स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या मतलब हुआ? यहां स्पीशीज ज्यादा रहती है कि यहां स्पीशीज ज्यादा रहती है कि यहां स्पीशीज ज्यादा रहती है। सपोज दैट के मुख्य रूप से इस प्लॉट में, 3 नंबर वाले प्लॉट में मुख्य रूप से स्पीशीज डाइवर्सिटी अधिक है, अर्थात इस प्लॉट में मुख्य रूप से जातियां बहुत अधिक रहती हैं, उसकी ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, उसमें मुख्य रूप से वेरिएशन ज्यादा शो नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन मुख्य रूप से किसके अकॉर्डिंग थी? डेविड टिलमैन के अनुसार। बस इतना ही इन्होंने डेविड टिलमैन ने कहा था। ले लीजिए इसका। दूसरे साइंटिस्ट कौन से थे? पॉल इहरलिख। इनके बारे में सुनिए क्या कहते हैं ये। जो पॉल इहरलिख साइंटिस्ट थे, इन्होंने मुख्य रूप से एक थीसिस दी थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। एक मैं डाल दूं, चलिए। तो अब देखते हैं सीधे सीधे। अकॉर्डिंग टू पॉल एहरलिख, पॉल एहरलिख ने मुख्य रूप से एक थीसिस प्रस्तुत की थी। उस थीसिस का क्या नाम था? उस थीसिस का मुख्य रूप से नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथीसिस। तो यहां आप कुछ शब्द समझ लें। रिवेट को कील माना गया या नट, जो आप और हम लोग किसी चीज को जोड़ने के लिए कील से उसको वाइंड कर देते हैं कि नहीं कर देते, या नट्स लेकर मुख्य रूप से उसको कस दिया जाता है। तो ये रिवेट का मतलब है। दूसरी चीज मुख्य रूप से रिवेट यहां इकोसिस्टम, मतलब ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन को कंपैरिजन किया गया इकोसिस्टम से। दिखाई दे रहा है क्या? आपको मैं इधर लेकर बता रहा हूं, वहां दिखाई नहीं देगा। देखिए, ये रिवेट इकोसिस्टम, आपका एरोप्लेन, एरोप्लेन के विभिन्न सीट है, इंजन है, विंग्स है, इनको किसके द्वारा कसा गया? रिवेट के द्वारा कस दिया गया। यानी कि रिवेट से मतलब है कील। कील का मतलब वो जो नट होते हैं ना, नट, बोल्ट जिसको कहते हैं, बोल्ट के द्वारा कस दिया गया। इसको एक इकोसिस्टम माना गया। इसको क्या माना गया? इकोसिस्टम। एरोप्लेन को मान लीजिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की रिवेट से तुलना की गई स्पीसीज है। ये क्या? यानी कि ये स्पीसीज है। अब स्वाभाविक है कि अब देखिए, ये पॉल एहरलिख साइंटिस्ट इस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या कहते थे? रिवेट हाइपर हाइपोथेसिस में मुख्य रूप से ये कहा जाता था, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिख, इनका पूरा वो सिस्टम जो है स्टैनफोर्ड, लिख लीजिए स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिख थे ये। तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें कही। इन्होंने मुख्य रूप से अपनी थ्योरी में 2 बातें कही। इनका मानना मुख्य रूप से था, एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन थोड़ा सा मैं, जैसे कि
ये क्या है, विंग्स लगे हुए हैं, क्या लगे हुए, विंग्स है, उड़ता है। और बस ये क्या है, सीट, बैठने की सीट है, ये क्या है, बैठने के लिए सीट है। और यहाँ आपके एरोप्लेन मास्टर जो चलाते हैं उनकी सीट है। अब स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से ये जो सीट वगैरह है, ये सभी सीट किसके द्वारा, नट के द्वारा कसी रहती है, आप सभी को पता है। चाहे जो भी है, कोई एक तो अंजर पंजर है नहीं, ये मुख्य रूप से कसे हुए हैं, इस प्रकार से ये कसे हुए हैं। अब यही मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आपका इंजन को भी कसा हुआ है। अब पैसेंजर आ रहे हैं, पैसेंजर आ रहे हैं, ये पॉल एयरले क्या कह रहे थे कि पैसेंजर आ रहे हैं, तो पैसेंजर एक एक नट को ले रहे हैं, एक एक नट को खोल ले जा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अकॉर्डिंग टू पॉल के अनुसार, पॉल एयरले के अनुसार मुख्य रूप से एक सीट का एक नट खोल लिया जाए तो इस हवाई जहाज के उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हवाई जहाज आराम से उड़ता चला जा रहा है। यानी इकोसिस्टम से सपोज दैट के मुख्य रूप से जैसे आंट की 20,000 स्पीसीज आपकी एनसीईआरटी बोल रही है चींटी की, उसमें से मुख्य रूप से ये कहा जाए कि 1000-2000 मुख्य रूप से मर जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस इकोसिस्टम पर, इकोसिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 500, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 मुख्य रूप से 1000 तक स्पीसीज यदि नष्ट एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, 20,000 स्पीसीज आंट्स की पाई जा रही हैं, 20,000, बीटल्स की 3 लाख पाई जा रही, तो स्वाभाविक है कि ये इसमें से 10-5 नष्ट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उस इकोसिस्टम पर कोई। इसी प्रकार से इन्होंने, पॉल हेरलिक ने एक हवाई जहाज एरोप्लेन का एग्जांपल लेकर बताया इन्होंने कि ये जो सीट है, सीट का एक नट ले लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से उड़ता चला जाएगा, क्या आराम से उड़ता चला जाएगा। तो इसके लिए मैं लिखूं कहां पर, अब सिस्टम में, अपने सिस्टम में ये थ्योरी के अनुसार जो बातें कही जा रही हैं वो मैं लिखूं कहां पर। सबसे पहली बात तो ये मैं देख रहा हूं धीरे धीरे, क्या आप चलो ऐसे लिख लो कि सीधे सीधे क्या वैज्ञानिक ने कहा कि एक एक सीट से यदि मतलब एक पैसेंजर आए, पैसेंजर ने एक कील निकाल ली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी दूसरा पैसेंजर आया एक कील को फिर चुरा ले गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या ये यानी कि धीरे धीरे किया जा रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक पैसेंजर तो ऐसा आया, क्या एक पैसेंजर तो मुख्य रूप से ऐसा आया कि सीधे सीधे उसने क्या किया कि इस विंग्स से मुख्य रूप से कील को निकाल ले पूरी के पूरी, तो स्वाभाविक क्या होगा उस जगह मुख्य रूप से क्या कंडीशन होगी, अब ये उड़ेगा कैसे। यानी कोई एक इकोसिस्टम में ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जिसको की स्पीसीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, की स्पीसीज कहा जाता है, यानी मुख्य है, उसको मुख्य रूप से कहीं हटा दिया गया तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आपका लॉइन का ले लीजिए, चलिए लॉइन का मुख्य रूप से ले लें, लॉइन को नष्ट कर दिया जाए, लॉइन को नष्ट कर दिया जाए, सभी लॉइन को नष्ट कर दिया है तो मुख्य रूप से क्या होगा, सीधे सीधे इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉइन जो है वो सबसे लास्ट वाला कंज्यूमर है, उससे पहले जो प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर उनको कौन खाएगा, उनकी संख्या मुख्य रूप से गड़बड़ हो जाएगी, तो उस वजह से मुख्य रूप से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक इस स्पीसीज को क्या कहा गया, की स्पीसीज, मुख्य स्पीसीज मुख्य रूप से होती है। तो इन विंग्स को एक पैसेंजर आया और विंग्स के पूरे पुर्जे को निकाल दिया, या ये जो इंजन है, ये जो इंजन है इस इंजन के पुर्जे को निकाल दिया, तो क्या अब ये एरोप्लेन उड़ पाएगा, भैया नहीं उड़ पाएगा। यानी कि ये जो है ये क्या है, की पार्ट है, ये की पार्ट है, यानी की रिवेट है, क्या है, की रिवेट है। तो ये विषय ध्यान रखना, इस की रिवेट को मुख्य रूप से निकाल दिया गया तो एरोप्लेन नहीं उड़ पाएगा। अर्थात इकोसिस्टम में यहाँ इस मुख्य स्पीसीज को क्या कहा गया, की स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। किस स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, की स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, ऐसा पॉल एहरलिक साइंटिस्ट मुख्य रूप से कहते थे। अब इसको मैं मिटाल रहा हूं तो इसकी जगह मैं लिखना चाहूंगा तो वो लिख दूं पॉइंटों को। देखिए क्या पॉइंट्स थे, देखिए
रिमूविंग some rivet initially will not, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, will not affect the plane, यानी एक कील को निकाला गया, एक कील को निकाला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही सिस्टम कहा गया। इकोसिस्टम से यदि एक स्पीसीज को नष्ट कर दिया, मतलब इकोसिस्टम की एक स्पीसीज के कुछ भाग को, एक स्पीसीज पूरे इकोसिस्टम को नष्ट, एरोप्लेन को नष्ट नहीं किया, एक इकोसिस्टम, देखिए मैंने तुलना की है एरोप्लेन की इकोसिस्टम से, तो स्वाभाविक है एक रिवेट निकाली, केवल एक रिवेट मैंने आपको बना के जो बताई थी, तो एक स्पीसीज की कुछ जातियां नष्ट हो गई, तो इकोसिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब but as more rivet are removed, plane become more अनस्टेबल। ये लो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल मुख्य रूप से हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज मुख्य रूप से कौन कहते थे, ये चीज मुख्य रूप से आपके वैज्ञानिक पॉल एहरलेच मुख्य रूप से ये चीज कहते थे। तो पहली बात तो मुख्य रूप से ये हुआ। अब सीधे सीधे मुख्य रूप से ये आपका फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंग, यानी बहुत सारी कीलों को हटा दिया तो अनस्टेबल हो गया, जहाज कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो स्वाभाविक है तीसरी मुख्य रूप से दूसरे पॉइंट में क्या बताया जाता है आपके, मतलब ये आगे जो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो समाप्त किया गया, ये क्या है, सर्टेन रिवेट्स आर मोर इंपोर्टेंट, सर्टेन रिवेट्स आर मोर, लिख लीजिए इसको, पहले वो ले लीजिए, मोर इंपोर्टेंट देन अदर। देन मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, देन अदर, दिखाई दे रहा है, सिमिलरली की स्पीसीज आर मोर इंपोर्टेंट, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, सर्टेन रिवेट्स आर मोर इंपोर्टेंट देन अदर सिमिलरली। तो उन स्पीसीज को क्या कह दिया, की स्पीसीज कहा, क्या कहा, तो यहां मैं दूसरी भाषा में लिखता हूं, सिमिलरली दिस आर कॉल्ड, these are called की स्पीसीज। एसपी का मतलब मैं यहां विषय ध्यान रखना, स्पीसीज से ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, की स्पीसीज। क्या कह दिया, these are called की स्पीसीज, अर्थात अब यहां से आ जाइए थोड़ा सा, की स्पीसीज आर मोर इंपोर्टेंट देन अदर स्पीसीज, देन अदर स्पीसीज। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आप ले लीजिए, क्या लिख दिया, सीधे सीधे वैज्ञानिक पॉल एहरलेच कहते थे, रिमूविंग सम रिवेट्स इनिशियली विल नॉट इफेक्ट द प्लेन। प्लेन से एक रिवेट निकाली एक पैसेंजर ने तो प्लेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मुख्य रूप से स्टेबल रहेगा, ये उड़ता रहेगा।
ठीक है, लेकिन व्हाट आर कम एक पैसेंजर अंदर आया और उसने क्या किया, इंजन को ही निकाल ले गया या विंग्स को निकाल ले गया। क्या निकाला, इंजन को निकाला, विंग्स को निकाला। विंग्स को निकाला तो मुख्य रूप से क्या हो गया, वह प्लेन अनस्टेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एरोप्लेन की तुलना इकोसिस्टम से की। इकोसिस्टम में विभिन्न पाई जाने वाली जो स्पीसीज होती है, उस स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज होती है। आंट्स की जैसे 20,000 मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें से मुख्य रूप से 150 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकोसिस्टम पर, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि वह इकोसिस्टम स्टेबल कंडीशन में ही रहेगा। तो इस वजह से शुरुआत में क्लियर लिखा हुआ हायर डाइवर्सिटी, इस वजह से मैंने ये सारी चीज मिटा रहा हूं, ये नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ये भी आता। हायर डाइवर्सिटी स्टेबल कम्युनिटी, ये शब्द मैंने कहा था, यानी सीधी सीधी क्या लिखा, इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट हाई डाइवर्सिटी लीड्स टू मोर स्टेबल कम्युनिटी। इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये ऐसा कौन मानते थे, डेविड टिलमैन और पॉल हेरलिक ने मुख्य रूप से बताया था। तो ये आप इसका लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए बच्चों। क्या, अब इसके बाद तीसरा आता है पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अगला पार्ट लेकर, क्योंकि ये पार्ट क्लास बहुत बड़ा बच्चों हो गया, अब मैं भी बोर हो चुका हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें केवल मतलब रटना है, मैं बोर्ड पर लिख लिख के परेशान हो जाता हूं। क्या, समझाने वाली चीज को बहुत अच्छे ढंग से, इसमें क्या समझाना है, कहीं कुछ नहीं, रटना है तो रटते रहो। आंकड़े, डाटा है, परिभाषा है, डेफिनेशन है, वैज्ञानिक, फलाने वैज्ञानिक ने क्या क्या, ढिकाने वैज्ञानिक ने क्या कहा, भैया बे तो कह के चलेगा, हमको रटना पड़ रहा है। लेकिन रटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नीट में इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।